नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम जो क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th सोशल साइंस का जो अपना चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर को हम आज कंप्लीट करते हुए उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था, उसका आज हम कल आपसे बताया था कि हम वीडियो के माध्यम से उसको आगे समझेंगे। कल हमारा भारत में नियोजन जो चल रहा था, आर्थिक अवधारणाएँ और नियोजन में भारत में नियोजन कल आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद में आज हम बात करेंगे जो हमारा शेष बचा हुआ जो टॉपिक है, चैप्टर है, उससे आगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने आपसे कल कहा था कि आप ध्यान से पढ़ना और कल हम इस चीज़ को वापस दोबारा समझेंगे। तो उसी का आगे बढ़ते हुए हम एक बार दोबारा से इस चैप्टर का शुरू से पॉइंट जो आपको पढ़ा दिए गए वो ध्यान से देखते हैं। हमने इस चैप्टर में बात की राष्ट्रीय आय की, यानी देश की जो इनकम होती है उसके बारे में बात की। प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उसके बारे में बात की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 में सबसे पहले इस राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। उसके बाद में अपन बात करें पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। 1949 के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और 1951 में इस समिति ने क्या किया, प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रथम रिपोर्ट इनके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का पहली रिपोर्ट 1951 में और 1955 में अंतिम रिपोर्ट इनके द्वारा दी गई। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कि आज वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य CSS सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी इसका हिंदी में नाम जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। इसी की अपन बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। अब अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब अपन बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो प्राइमरी स्टेज पर हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं, कृषि, कोई भी जो वस्तुओं का निर्माण अपन कर रहे हैं, तो निर्माण करने वाली प्रक्रिया बाद में होती है। पहले तो हम उसको कच्चे माल को क्या करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे गेहूँ है, गेहूँ से हम बाद में क्या करते हैं, पहले तो खेत में उत्पादित करेंगे कृषि के माध्यम से गेहूँ, फिर गेहूँ से हम आटा बनाते हैं और आटे को हम मार्केट में पहुँचाते हैं। तो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस मार्केट में पहुँचाते हैं। पहुँचाने का कार्य कौन करता है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन के द्वारा किया जाता है। तो ये परिवहन यानी तृतीयक क्षेत्र में चला जाता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र दोनों के बारे में और तृतीयक क्षेत्र जो इसका सहयोगी क्षेत्र है दोनों क्षेत्रों का, उसके बारे में अपन ने ध्यान से पढ़ा था। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, संग्रहण, कंदमूल फल, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, या आज से अपन पहले की बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में प्राथमिक व्यवसायी ज़्यादा थे। इसको आर्थिक क्षेत्र यानी प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको अपन आर्थिक क्रियाओं के रूप में अपन देख सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं में किसान क्या करता है, खेती करता है। कुछ जिन व्यक्तियों के पास खेती नहीं होती मजदूरी करते हैं, तो किसान वर्ग जो होता है वो कृषि के अंतर्गत कृषि से अपनी इनकम प्राप्त करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो संग्रहण के माध्यम से, जहाँ पर जंगल होते हैं उन जंगलों में क्या करते हैं, वो फल फूल एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उनको मार्केट तक बेचने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है, तो खनन हो गया। खनन के माध्यम कोई भी धातु हम निकाल रहे हैं तो कच्चे माल के रूप में हम खनन करते हैं। तो खनन से जो वस्तु निकाल रहे हैं वो भी क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो कृषि, खनन, उसके बाद में पशुचारण, पशुचारण के अलावा ये सारी चीज़ें, कृषि आ गई, खनन आ गया, पशुचारण आ गया और संग्रहण, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र की जो क्रियाएं होती है, जैसे हमने कृषि की, तो कृषि से उपलब्ध जो तैयार माल जो था उस माल को का रूप परिवर्तित करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम उद्योग को जोड़ते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र होता है उद्योगों के माध्यम से। अब उद्योगों में किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो ये कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र से हम माल लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी औद्योगिक उद्योगों के माध्यम से उस माल से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और वस्तुओं का निर्माण करने के बाद हमें किसकी आवश्यकता होती है, उसको माल को मार्केट तक, बाजार तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की अपने को आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर माल को तैयार करना उद्योगों के माध्यम से, तो वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब तृतीयक सेवा का मतलब क्या होता है, यानी हम ऐसा कार्य करें जो अपने को ऐसे लगे कि सामने अपन दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं और उसके बदले में अपने प्रतिफल भी मिल रहा है। प्रतिफल यानी हम किसी व्यक्ति को यहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, दूसरे स्थान पर छोड़ते हैं और उससे अपन किराया लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, उसको उसका कार्य किया, यानी उसके लिए अपन सेवा का कार्य भी किया। और सेवा का कार्य करने के बाद में हमने उसके बदले में हमें क्या मिला, उसका प्रतिफल मिला। तो ये तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कौन सा, तृतीयक व्यवसाय
तृतीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तृतीयक जो क्षेत्र है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज, क्योंकि इसी के माध्यम से कच्चा माल उद्योगों तक लाने का काम परिवहन करता है, तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाने का काम परिवहन करता है। तो इसी माध्यम से हम क्या करते हैं, 3 व्यवसायों के बारे में अपन ने इसके बारे में आपको वैसे बताया भी था विस्तार से। अब उसके बाद में इसी के अंतर्गत आया था कि क्षेत्रों में परिवर्तन। आज वर्तमान में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन, परंपरागत रूप से प्राचीन काल की अपेक्षा आज वर्तमान में, क्योंकि आज कौन सा युग, पहले प्राचीन काल में व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा ये सारे कार्य करता था, आज हम ये सारे कार्य मशीनों के द्वारा करने लगे, तो काफ़ी परिवर्तन होने लगे। पहले व्यक्ति कृषि के कार्यों के अंदर बैलों के माध्यम से हल जोत करके दिन भर में थोड़ा सा, अब आज वर्तमान में क्या करते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो कार्य एक व्यक्ति 15 दिन में करता था उस कार्य को हम 1 दिन में करके आ जाते हैं। किसके माध्यम से, मशीनों के माध्यम से। पहले उद्योग संचालित होते थे, वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, तो इनमें बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, तो धीरे धीरे वो उद्योग कम सामान तैयार कर पाते थे। आज मशीनों के माध्यम से हम ज़्यादा सामान तैयार कर पाते, तो आज मशीनीकरण युग हो चुका है। आज का जो युग है वो मशीनीकरण के क्षेत्र में आने के कारण क्या हुआ, ये परिवर्तन अपने को, तो क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन मिला है। चाहे परिवहन की बात करें, चाहे संचार की बात करें, तो इन सभी चीज़ों में हमें परिवर्तन देखने को लगा। तो ये परिवर्तन जो क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीय, तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन के कारण आज वर्तमान में तृतीयक व्यवसाय जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने का कार्य करता है। प्राथमिक क्षेत्र में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आज तृतीयक क्षेत्र का भी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तीनों क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन अपने को देखने को मिले। हम पहले परिवहन जो करते थे साइकिल के माध्यम से, पैदल या बैलगाड़ी के माध्यम से, आज हम मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, जीप आ गई, कार है, तो उसके बाद में बड़े बड़े साधन, बस आ गई, ट्रेन आ गई। आज अपन जल मार्गों के माध्यम से, वायु मार्गों के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, परिवहन कर, ये चीज़ें पहले नहीं थी, आज वर्तमान में चीज़ें अपने को, तो ये पहले के परिवहन में और आज के परिवहन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का आज महत्वपूर्ण रूप से योगदान, काफ़ी योगदान बढ़ चुका है। तो तृतीयक क्षेत्र का काफ़ी योगदान होता है प्राथमिक, द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के लिए। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में समझा था। आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक यानी धन के रूप में वृद्धि और धन के रूप में विकास किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी सतत विकास। तो सतत विकास में आपको बताया था कि ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास किया जाए, तो वो सतत विकास की श्रेणी में आता है। उसके बाद में आता है समावेशी विकास। तो समावेशी विकास में समुदाय विशेष जिसके साथ बिना किसी भेदभाव, चाहे वो भाषा, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए सभी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, वो समावेशी विकास की श्रेणी में आता है। फिर हमने पढ़ा था मानव विकास के बारे में, और मानव विकास के बाद में अपन ने बात की थी नियोजन की। और नियोजन के बारे में अपन कल पढ़ रहे थे, तब अपन पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो याद करने के लिए आपको कहा था। तो नियोजन क्या होता है, नियोजन एक प्लानिंग होती है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए तैयार की गई एक रूपरेखा, उसको अपन बोलते हैं नियोजन। नियोजन जो शब्द है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो नियोजन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये नियोजन की शुरुआत है, ये भारत में नियोजन की शुरुआत 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा नियोजन का पहला प्रयास किया गया था। व्यवस्थित भारत यानी व्यवस्थित रूप से योजनाओं का निर्माण या प्लानिंग किसी कार्य को करने, तो इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी इसी क्षेत्र के लिए। फिर हम बात करें 34 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश की स्थिति इतनी ख़राब थी, तो उस स्थिति को वापस सुधारने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की। और योजना आयोग जो था उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था, भारत में अस्थिरता को मिटाना, भारत में गरीबी जो थी, आर्थिक स्रोत या लोगों को रोजगार देना, ये सारे इसके कार्य महत्वपूर्ण कार्य थे। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। और इसका मुख्य कार्य क्या था, देश में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अपने देश का विकास करना। फिर उसके बाद में 1952 में, अब इस योजना आयोग का तो स्थापना हो गई, इसके बाद में 1952 में एक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना और की गई। इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक राज्य की भागीदारी इस योजना, अब जब योजना आयोग द्वारा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है, तो उसके निर्माण और क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य की भागीदारी हो, देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं उनकी भागीदारी, तो उनको भी राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से इसका सदस्य बनाया गया। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या होता था, योजना आयोग द्वारा जो योजनाओं का निर्माण किया जाता था उसकी निगरानी करना,
और ये योजना आयोग क्या सरकार की एक सलाहकारी निकाय के रूप में संविधान के अनुरूप इसकी स्थापना की गई थी। तो उसके बाद में जब योजना आयोग का निर्माण हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद, तो 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ भी हो गया। फिर अपन बात कर रहे हैं कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है इसके उद्देश्य क्या थे। तो इस आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना, आर्थिक विकास जिससे हमें इनकम प्राप्त हो, ऐसे लक्ष्य हमारे पूरे हो। दूसरा गरीबी को दूर करना। तीसरा अपन बात करें आय की असमानता। आज अपने कई क्षेत्रों में कई लोगों में एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति की इनकम की तुलना में काफ़ी अंतर देखने, तो उस असमानता को कम करने का प्रयास। उपलब्ध मानवीय पूंजी, जो हमारे पास जो उपलब्ध मानवीय संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग। मानवीय संसाधन जो मानव है उसको किस प्रकार से हम उपयोग में ले सकते हैं, तो मानवीय जो पूंजी है उसको कुशलतम उपयोग। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज हम आत्मनिर्भर बने, इसका प्रयास इसके अंतर्गत किया जाएगा। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक स्थिरता, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास इसके माध्यम से। और उसी समय जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी 2017 तक हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, यानी लास्ट ईयर जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक इसको लागू किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि लगभग अपने को लगा कि इस योजनाओं के माध्यम से हमारा कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको क्या किया गया 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर एक नए आयोग की स्थापना की गई, नीति आयोग। नीति आयोग अपन जो बात कर रहे थे, तो नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक सलाहकारी निकाय के रूप में स्थापित की गई, जो क्या करती है सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। सलाह यानी सरकार को इस प्रकार कार्य कर, तो उससे कार्य से संबंधित उसको सुझाव देती है ये। अब अपन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ हुई और कब तक चली। आपको केवल ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, केवल ये पंचवर्षीय योजनाओं का समय है, उस समय को याद करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं शुरुआत से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक योजना आयोग द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका क्रियान्वयन किया गया और इसका निगरानी रखने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च, इसी को अपन एक वित्त वर्ष भी कहते हैं। अब ये वित्त वर्ष इतना बड़ा नहीं है कि 51 से 56 तक वित्त वर्ष चले। वित्त वर्ष केवल एक वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं वित्त वर्ष। इसका सवाल अभी इस साल 10th क्लास का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 29 जून को, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था वित्त वर्ष कब से कब तक होता है। फिर दूसरी पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, हर 5 वर्ष के लिए योजना का निर्माण किया जाता था। तृतीय, सबसे पहले अपन बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में हर बार योजनाओं के अंतर्गत क्या किए गए, इनके लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हमें कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इस क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा दिया गया सबसे पहले, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देना इसलिए आवश्यक था कि अपने पास कम से कम खाद्यान्न के रूप में हम आत्मनिर्भर बने, हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, कृषि को ज़्यादा महत्व दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी समान महत्व दिया गया। कृषि के ऊपर तो ध्यान देंगे, साथ ही साथ अपन नए नए उद्योग भी स्थापित करेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च 1961 से 1966 तक प्रारंभ की गई और इसके अंतर्गत भी कृषि, उद्योग और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि 1966 के बाद में क्या हुआ। जब 1966 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस दौरान अपने देश के अंतर्गत क्या हुआ, भारत और चीन के साथ 1962 में तो चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारे देश से के युद्ध हुए और उस युद्ध के कारण हम चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उस चौथी पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाए और फिर आ गई समस्या। जब 2 तो युद्ध हो गए और 2 युद्ध के बाद में अकाल 2 वर्ष तक कंटिन्यू अकाल पड़ने के कारण ये हमारी आर्थिक स्थिरता, हमारे पास बजट गड़बड़ा गया, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि उस योजना को लागू करना उनके लिए संभव नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 योजनाएं बनाए उन्होंने 1966, 67, 68, 69। तो 1966 से 69 तक 3 एक साल की 1 वर्षीय योजना उन्होंने तैयार की और 1 वर्ष बाद में वो योजना समाप्त, फिर नई योजना बना दी जाती थी। तो इस समय को हम कहते हैं योजना अवकाश, यानी हमारी तीसरी से चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 वर्ष का योजना अवकाश दिया गया। योजना को कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। फिर उसके बाद में जब हमारा सही संतुलन बैठ गया तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल 1969 से चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की और 31 मार्च 1974 तक ये चली। इन सभी क्षेत्रों में ये इनके लक्ष्य निर्धारित थे, उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते गए। किसी योजना में लक्ष्य पूरे हुए, किसी में
हम बराबर रहे, किसी में कम रह गए, तो उन चीज़ों को नेक्स्ट वाली योजना के अंदर समायोजित कर लिया जाता था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। अब अपन बात करेंगे कि ये 74 से 78 यानी 4 वर्ष ही हुए। 5 वर्ष होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन 5 वर्ष नहीं है। उसका कारण क्या था, इस योजना को, 5वीं योजना को 1 वर्ष पहले क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इसको 1 वर्ष पहले, भाई वहाँ तो चलो भारत और चीन के साथ युद्ध हुए, अकाल पड़ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर ऐसा था कि सरकार परिवर्तित हुई, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता से मतलब है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1974 में, अब 1974 में जो सरकार थी, उस सरकार के द्वारा जो योजना स्थापित की गई, तो 1978 में क्या हुआ, इलेक्शन हुए, और इलेक्शनों में क्या होता था, दोबारा से नई सरकार चुनकर आ गए। अब नई सरकार चुनकर आई तो अब आज अपन देखते हैं एक सरकार दूसरी सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने में झिझकती है, यानी वो उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ाकर अपने नए कार्य प्रारंभ करती। तो उसने क्या किया, जो नई सरकार यहाँ पर बनकर आई, उसने पुरानी जो सरकार की योजना थी उसको वहाँ पर 1 वर्ष पहले समाप्त करके 1 वर्ष के लिए उनकी खुद की योजना तैयार कर दी, नई योजना बना दी गई। तो राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता परिवर्तन के कारण ये अवकाश आया, 1 वर्षीय अवकाश, योजना अवकाश। फिर उसके बाद में 78 में समाप्त हुई। तो 78, 79 से 80 वाला जो है, 80 से 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय था। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990, और इस 1990 वाली जो थी, तो ये फिर वापस अपन देखते हैं कि 90 के बाद में 1992 में, तो ये सत्ता परिवर्तन के कारण ही ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी कि जब जब भी सत्ता परिवर्तन होता था उस दौरान योजना अवकाश देख, अकाल वाली स्थिति, सत्ता परिवर्तन, ये एक तो होता है अन्य देशों के साथ हमारे युद्ध, अकाल की स्थिति, या फिर सत्ता परिवर्तन के कारण हमारी योजनाओं के बीच में बहुत सारे अवकाश देख। तो हमने 3 बार अवकाश देखे, 66 से 69 के बाद में 78 से 80 के बीच में 1 वर्षीय अवकाश, और फिर 90 से 92 के मध्य एक 2 वर्षीय अवकाश। तो ये 1 वर्षीय जो योजनाओं के माध्यम से इनको पूरा किया गया। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सत्ता परिवर्तन के कारण योजना अवकाश देखने को मिला। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 97 से 31 मार्च 2002। फिर वही कंटिन्यू चल रही है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई और 31 मार्च 2012 को ये कंप्लीट हो गई। फिर लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2012 से, और इसका समय था 31 मार्च 2017। अभी अपन बात करें कि 1 अप्रैल 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई, और इसको जनवरी 2015 तक तो किसके निर्देशन में काम हो रहा था, योजना आयोग के निर्देशन में। यानी यहाँ तक तो योजना आयोग था, लेकिन उसके बाद में योजना आयोग को परिवर्तित करके, समाप्त करके उसके स्थान पर क्या बना दिया गया, नीति आयोग। तो ये 2 वर्ष की जो योजना थी उसका निगरानी रखने का काम किसने किया, नीति आयोग ने। तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग का बनाया गया 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हमें हमारी 25 वर्ष, अब इसमें अपन देखने को आता है कि जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग में इसका हमेशा पदेन अध्यक्ष जो होता है, प्रधानमंत्री हमेशा अध्यक्ष होता था, और उसके बाद में इसका एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता था। तो उपाध्यक्ष जो होता था उसको कैबिनेट मंत्री जो होता था उसके बराबर का दर्जा मिला होता था, कैबिनेट मंत्री। और इसका हमारी 2015 में जो समाप्त हुई, तब इन्होंने क्या किया था, जो यहाँ का उपाध्यक्ष था वो कौन था, मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जो 26 मई 2014 को उन्होंने क्या किया, इस नीति आयोग की स्थापना करने से पहले उन्होंने योजना आयोग से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया गया, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने। तो अपने योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष तो अपन देखते ही प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन था, मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जिन्होंने अंतिम उपाध्यक्ष भी थे योजना आयोग के। फिर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग में भी वही चीज़ है कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, इसमें सचिव भी होते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ये क्या करता है, सरकार को देश के विकास से संबंधित सलाह देने का कार्य करता है। इस प्रकार अपना ये आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन अगला जो टॉपिक है इसके बाद में 15 नंबर का टॉपिक उसको पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, फिर भी आपको कहीं लगे तो उस जो समस्या हो, समस्या को आप नोट करके रखें और उसको नेक्स्ट टाइम अब उसके बारे में सोचेंगे। नमस्कार।